स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ एविएशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कम ही इंडस्ट्री आज के टाइम में है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। क्योंकि आप कह सकते हो कार इंडस्ट्री नहीं, वो हो गया है, सैचुरेशन पहुँच गया है। मतलब ग्रो ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं हो रहा है। क्योंकि आबादी ही लॉक हो चुकी है कि अब आबादी बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं, और ऊपर से कोलैप्स के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उतना नहीं भागने वाला है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है ईयर ओवर ईयर आफ्टर पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के बैंड बजाने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पीड से हुआ, रिकवर बहुत तेज़ी से कर गया। और हिसाब ये समझिए कि और लोग और उससे ज़्यादा लोग और उससे भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फ़्लाइट को। और इंडिया में ये माइलस्टोन क्रॉस हो गया है 5% पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन, यानी कि पूरा इंडिया की आबादी उठाइए, उसमें से 5% लोग प्लेन में बैठ चुके हैं। अब ये नंबर सुनने में बहुत ख़राब लगता है, लेकिन आपको ये समझना होगा इंडिया की आबादी कितनी बड़ी है। आप लगभग पूरा यूरोपियन यूनियन का मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे देश उतना इंडिया में एट एनी टाइम हवा में रहते हैं। तो ये समझना बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा समझ में नहीं आता। और थोड़ा ऑड लगेगा कि इंडिया में लोग बोलते हैं प्लेन नहीं कोई छुआ है, और आप एयरपोर्ट जाएँगे तो हर एयरपोर्ट में भीड़ है। मैं बैंगलोर जा चुका हूँ, कलकत्ता जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, सब में अथाह भीड़ है। कैसे हो रहा है भई? 5% इंडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। आप लोग लिखिए कितना बड़ा नंबर होता है वो। अब बात ये समझिए कि ये तेल अपना समझ के पीता है, अपना समझ के पीता है। ये फ्यूल कंजम्पशन बिना सिर पैर के करता है, और वो भी JP1 करता है, जो कि केरोसिन का सबसे रिफाइंड वेरिएंट है। इससे एक ही वेरिएंट ऊपर आता है जो होता है RP1, यानी रॉकेट प्रोपेलेंट 1। वो मतलब समझिए JP1 खरीद के उसे और फिल्टर करके रॉकेट्स के लिए बनाया जाता है। और इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। हम लोग काफ़ी सारे एयरपोर्ट बना, ये छोटा एयरपोर्ट अभी नरेंद्र मोदी एक विजिट में लॉन्च किए थे, ये आई थिंक बैंगलोर का है। इंडिगो का भी खूब काफ़ी सारे और छोटे-छोटे ऐड किए जा रहे हैं। तो हिसाब ये है कि बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। और ये मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट को इतना समझ है ना कि एयरपोर्ट आज खोल देगा, आज नहीं प्रॉफिट देगा वो आप नींव डाल रहे हो, मतलब उसमें बीजा लगा रहे हो जो आने वाले 5-6 साल में ग्रोथ कराता है। इसीलिए मतलब यूएस बहुत खर्चा किया था कि बहुत सारे छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स बना दिए थे, जो मतलब क्या है, वॉर टाइम में ठीक है उसका यूज़ है, लेकिन पीस टाइम में क्या फ़ायदा है। धीरे-धीरे वो सारे एरिया ग्रो कर गए। तो ये वही वाला समझिए, इसीलिए एविएशन आज अब बोलोगे अरे इंडिया में सिर्फ 5-10 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रीजनल कितने हैं? रीजनल अगर 10 हो जाते हैं, वो सारे एरिया धीरे-धीरे ग्रो करेंगे। वो 20 होते हैं, वो और सारे एरिया ग्रो करने लगेंगे। तो एविएशन का ग्रोथ सिर्फ इंडिया में ही बिना मतलब सिर पैर के हो रहा है, एकदम धड़धड़ा के भागे जा रहा है। मतलब सोच लीजिए इंडिगो कुछ नहीं था, और वहाँ से आज इंडिगो ऐसा हो गया कि जितने भी इंटरनेशनल एविएशन चैनल्स हैं, वो सब इंडिगो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है इंडिगो। तो बात करते हैं सबसे पहला चेंज जो आने वाला है, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कब आने वाला है, लेकिन ये आज नहीं तो कल आ जाएगा। ये है व्हील टग का। तो बात ये समझिए कि इंजन जो है भरपुष्ट होता है, बम बम काम करता है, लेकिन इसे ज़मीन पे काम करना एकदम नहीं पसंद है। वो बना नहीं है ज़मीन के लिए। ज़मीन के लिए आपका नॉर्मल सिस्टम है, ये नहीं है, जेट इंजन नहीं है ज़मीन पे चलने के लिए। तो साइड इफेक्ट ये होता है कि जब भी प्लेन लैंड करता है, तो वो इंजन का ही इस्तेमाल करके टैक्सी करता है। अब साइड इफेक्ट ये है कि रनवे को काफ़ी साफ रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन चकाचक तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि रनवे है, मतलब समझ रहे, कई हेक्टेयर का आप जगह का बात करो, चकाचक रहेगा नहीं। साइड इफेक्ट ये, जब फैन जो सक कर रहा है हवा, इतने नीचे से कर रहा है कि बहुत सारा धूल गर्दा पार्टिकल्स घुसने लगता है, और इंजन का मेजॉरिटी डैमेज सिर्फ उसी टाइम में होता है। मतलब आप समझिए कि आप 6 घंटा हवा में उड़ रहे हैं वर्सेस 6 मिनट आप रनवे पे चल रहे हैं, वो 6 मिनट में ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स मतलब फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये बना भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ये तेल खाता है और बहुत धीरे चलता है, क्योंकि बना नहीं है, वो उसका लॉजिक नहीं है। आवाज़ भी बहुत करता है, और उससे ज़्यादा वेस्टफुल भी होता है, तेल जलाता है, फ्री का जलाता है। तो और ये समझिए इसका साइड इफेक्ट होता है कि जब आप लाए टैक्सी में, तो आपको ट्रक ले जाके उसको खींचना पड़ता है, जैसे ट्रैक्टर हम लोग बोलते हैं, जो जाके टो ट्रक कह लीजिए, खींच के उसको लाया जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये बहुत खतरनाक है ग्राउंड क्रू के लिए, क्योंकि ये खींच सकता है, आदमी को सट्ट से खींच सकता है। ये तो खैर छोटा है, मतलब, लेकिन जिसमें क्वाड जेट रहते हैं वो इतना सक्शन पावर रखता है कि वो अच्छा से खींच लेगा। आप मतलब दूर है, वो खींच के बोलेगा अरे भाई तुम क्यों जिंदा हो, तुम गायब हो जाओ। तो वो समझना बहुत ज़रूरी, खतरनाक होता है, और इंजन के लिए भी खतरा है। मतलब भले आप सेफ्टी के लिए आप कर सकते हो, लोगों को ट्रेनिंग दे दो, ये कर दो, इंजन को पसंद ही नहीं है इस तरह का हवा में चलना, और ना ही वो बोले ना धूल गर्दा, आपको लग रहा हो धूल गर्दा की बात नहीं, लेकिन वो बना है 40-30 हज़ार से 40,000 फीट की ऊंचाई पे, यानी कि अराउंड 8 किलोमीटर से लेकर समझिए 10-12 किलोमीटर की बैंड में चलने के लिए बना है। वहाँ कोई डस्ट नहीं होता कंपेरेटिवली, तो उसके लिए वो बना है, और आप उसे ज़मीन पर रौंद रहे हो। तो ये सबके लिए बुरा है, ये करना कि टैक्सी करना इंजन पावर पे सबके लिए बुरा है। तेल भी आपका फालतू का जलता है, लाइफ स्पैन आपका इंजन का कम होता है, और क्रू यानी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं।
तो इसका अल्टरनेट है कि एपीयू का इस्तेमाल किया जाए। एपीयू होता है जो भी आप इस तरह के देखते हैं पीछे आवाज़ जो करता है छोटा सा, आपको इंजन चालू जैसा आवाज़ क्यों आता है जबकि देख रहे हैं दोनों इंजन बंद है, वो होता है एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये एक छोटा इंजन होता है जो बैटरी से चलाया जा सकता है, मतलब बैटरी से जेट इंजन स्टार्ट करते हैं, ये इंजन मेन काम करता है, सारा जनरेटर सब चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड देता है, और उसके बाद ये जब आपको मेन इंजन स्टार्ट करना होता है ये एयर कंप्रेसर चलाता है, वो एयर कंप्रेसर मेन इंजन स्टार्ट करता है, और फिर मेन इंजन का ब्लीड एयर लेके दूसरे इंजन को स्टार्ट किया जाता है। तो हमेशा जो आवाज़ सुनते रहते हैं एयरपोर्ट में वो जनरली एपीयू का ही आप आवाज़ सुन रहे हैं, जो ऐसे करके मतलब आपको लग रहा है कि कुछ चालू है लेकिन मतलब बड़े बड़े जेट नहीं चालू है, बस वही एपीयू। तो एपीयू से काम कर रहे हैं, और एपीयू बनाया जाता है कि मतलब थोड़ा उस तरह का इन्वायरमेंट, क्योंकि वो जनरली रनवे में ही यूज़ होता है, तो एपीयू उस हिसाब से बनाया गया है। तो अगर एपीयू से बिजली जो आप निकल रहा है उस बिजली से इसको चलाने लगे इलेक्ट्रिक मोटर से, तो ये किया जाएगा। तो हिसाब वही है कि एपीयू से बिजली निकालिए और उसे लैंडिंग गियर में जो मोटर्स लगाए हैं उससे चलाइए। तो रहा बात की सबसे पहला चीज़ आपको याद रखूँगा कि आइडिया तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा कि उसमें है जनरेटर, चक्का है, मोटर, तो कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा था पहले। बात ये समझिए प्लेन में वजन बहुत कम करना पड़ता है, बहुत 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 कम करना पड़ता है, एक एक ग्राम का वजन का पेनल्टी पड़ता है। तो बहुत कोशिश की जाती है कि हल्का से हल्का बना। अब वहाँ पे आप मुंह खोल के बोलिएगा कि हम मोटर लगाएंगे उसके ऊपर, लोग बोले नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, वजन कम रखना इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिसेंट टाइम में तेल का दाम इतना भाग गया कि एक एक लीटर तेल बचाने का फ़ायदा होने लगा। दूसरा हमारा ईवी का जो डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का, वो बहुत तेज़ हो गया। मतलब आज के टाइम में आप आराम से 500 हॉर्स पावर का एसी इंडक्शन मोटर खरीद सकते हैं मार्केट से, जो आपके हाथ में फिट हो जाए। यानी कि इतना हाई पावर डेंसिटी हम लोग अचीव कर पाए, क्योंकि ईवी का डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे बहुत सारा मोटर डेवलपमेंट, मोटर डिज़ाइन डेवलपमेंट, टोपोलॉजी डेवलपमेंट, ये सब बहुत हो गया। तो अब ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो गई कि आपका जो हम इन्वेलप है कि इतने वजन के अंदर फिट करो, यानी कि 200 किलोग्राम्स के अंदर फिट करना होता था, तो 200 किलोग्राम के अंदर ये लोग बोले भाई हम संभाल लें, हम पूरा प्लेन को खींचने का ताकत 200 किलोग्राम के अंदर कर देंगे। और 200 किलोग्राम में आपका मोटर ही सिर्फ 200 किलोग्राम का नहीं होगा, इसमें आपका इन्वर्टर सिस्टम, मतलब जो उसको चलाएगा, पावर सिस्टम, वायरिंग सिस्टम, सबको जोड़ के 200 किलोग्राम के अंदर रख सकेंगे। इसीलिए ये बहुत पहले नहीं किया, और पहले उतना ज़रूरत नहीं था। जब तेल सस्ता है तो तेल जलाने में किसी को दर्द नहीं होता, और दूसरी बात कुछ ही प्लेन्स होते थे एयरपोर्ट में तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज है कि प्लेन का सबसे आधा से ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है कि भैया टैक्सी वेट कर रहे हैं, हाँ भाई टैक्सी कर रहे हैं, टिकट क्लियर करो, वो ये करो, उसको पार्क करना, पार्क करके हटाना, वही सब में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तेल बचेगा अगर ये टेक्नोलॉजी जो व्हील टग है, जो ये आप देख रहे हैं, अब देखिए इसीलिए इंजन में ये लोग कवर लगाएगा ताकि किसी को डाउट नहीं हो कि सिर्फ एपीयू के पावर पे वो चल रहा है। इंजन में कवर लगा के दिखा दिया, और ये समझिए पिछले 10 साल से चल रहा है। और ये एक दूसरी बात होती है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजी आ भी जाए तो तुरंत अप्लाई नहीं किया जाता। इसीलिए जब भी आप कोई ऊट पटांग वीडियो देख रहे हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ऊट पटांग एरोप्लेन का डिजाइन लिख के मैं देता हूँ, कभी नहीं यूज होगा। एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी तिकड़म हुआ नहीं करता है, एकदम जो है टेस्टेड है, ट्राई, आपको दाएं से बाएं एकदम नहीं होना। मतलब ये सब जैसे लगाया जा रहा है, इसमें भी ये सेटिंग है कि इसमें आपका फायर का क्या रिस्क है, इसमें क्या होगा अगर मोटर फॉल्ट हो गया, हर एक चीज़ की टेस्टिंग की जाएगी तभी जाके इसको किया जाएगा। तो वही समझिए 10 साल तक लग सकता है। तो इससे आपका तेल बच रहा है क्योंकि आपको ये आइडलिंग वाला सिस्टम नहीं करना है, टाइम बच रहा है क्योंकि वो ट्रक का आने का इंतजार करना, प्लस इंजन का स्पूल डाउन होने का टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा, और इंजन सेफ हो जाए, ठंडा हो जाए, सक्शन पावर कम हो जाए, वो सब टाइम लगता है। टाइम बहुत कीमती है सारे प्लेन के लिए। अगर आप 5-10 मिनट पर फ्लाइट से भी बचाने लगते हैं, जो मतलब ग्राउंड क्रू में, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा। मतलब इंडिगो तो उतने में एक एक्स्ट्रा फ्लाइट सर्किल कूंच देगा। तो ये समझने वाली बात है कि समय बचाना, तेल बचाना, और नॉइज़ भी बचेगा, क्योंकि आपका ये मेन इंजन चालू नहीं होगा कि हाँ भाई हम टैक्सी करके ले जा रहे हैं। तो ये बहुत फायदेमंद है। तो स्पीड भी बढ़ेगा, मतलब कितने फ्लाइट्स को प्रोसेस किया जा सकता है सेफली, कंफर्टेबली, वो बढ़ जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाएगा, तेल भी बचेगा, सबका भला होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मतलब समझिए थोड़ा मैच्योर होने का इंतजार कर रहे थे, वो अब मैच्योर हो गया कि अब आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास बोलिएगा कि हमको चाहिए 100 हॉर्स पावर का इतनी सुन जगह में, बोले अरे ले यार ईवी वाला मोटर दे दो, हुलुलु कर रहे हैं। ये सटल डेवलपमेंट है, लेकिन देखते देखते आ जाएगा। आज से 5 से 10 साल के अंदर आ जाना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में ये समझिए कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिक्स जो है काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो उसमें एक बात है कि डिमांड बहुत भाग जा रहा है। मतलब अब देखते देखते जितने भी जंबो जेट हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस यानी 4 इंजन वाले जितने प्लेन हैं उसमें टेलीविजन डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब हर में इंफोटेनमेंट सिस्टम डालेंगे, ऑब्वियसली बिजली ज़्यादा खाएगा, और हर एक्स्ट्रा चीज़ चाहे यूएसबी चार्जर हो, लाइट्स हो, हर चीज़ कोशिश किए जा रहे हैं। इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम डाल रहे हैं, वाईफाई डाल रहे हैं, बहुत सारा पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, रेडार्स को भी बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारा चीज़ का पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो
इलेक्ट्रिकल पे लोड बढ़ रहा है। तो पहले का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, वो सिस्टम में बहुत सारी चीज़ मैकेनिकली सेव किया जाता था, यानी कि जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, मैकेनिकल्स होते थे। अब सारी कंपनी कोशिश कर रही है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम पे जाने का, यानी कि कम से कम स्विच और ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर हर चीज़ को सेव करेगा, कंट्रोल करेगा, हेल्थ मॉनिटर करेगा। मैंने नीचे जनरल इलेक्ट्रिक का दे दिया, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरे कंपनी को, मतलब प्लेन बना दिया, ये जाके उनके अंदर इलेक्ट्रिकल का काम करेगी। जैसे कि बोइंग अगर आपको प्लेन बेच रहा है तो बोइंग इलेक्ट्रिकल नहीं करता है, उसका इलेक्ट्रिकल वो डिज़ाइन करेगा, जनरल इलेक्ट्रिक उसे ये करेगा, क्या बोलते हैं, मतलब सारे पार्ट्स प्रोवाइड करेगा कि आप ये पार्ट्स लेके करो। तो उसमें कोशिश की जा रही है कि सारा चीज़ धीरे धीरे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक में चले जाएं, ताकि कम से कम पहले वजन बचे, दूसरा इफिशिएंसी अच्छी रहे। और ये मतलब एक छोटा सा चेंजेस है, लेकिन इससे माइलेज पे फर्क पड़ना चाहिए 1 से 5% तक का। और अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट के पीछे पागल कोशिश की जा रही है, वो है इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर यूनिट के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जेट इंजन कभी भी बिजली से स्टार्ट नहीं कर सकते, जंबो जेट्स खासतौर पे। उसके लिए मतलब समझिए, छोटा बैटरी बैंक एक छोटा इलेक्ट्रिक स्टार्टर को चलाता है, उससे एक छोटा एपीयू चलता है। एपीयू इतना पावर बनाता है कि उससे आप हाई, ये जो देख रहे हैं हाई प्रेशर फीड लाइन है, वो फीड लाइन आपका एक एयर कंप्रेसर को मतलब कंप्रेसर क्या कहते हैं, एयर मोटर को घुमाता है। वो मोटर इतना स्पीड में घूमता है, इतना टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि उससे मेन टरबाइन स्टार्ट किया जाता है। तो टरबाइन को ऑलमोस्ट 20 to 40% आरपीएम चाहिए होता है, तभी जाके वो टरबाइन स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं करते? बात है, कोई मोटर की डेवलपमेंट उतना हुआ ही नहीं था कि वो आप उसमें लगा दीजिए, वो स्टार्ट कर दीजिए, होता ही नहीं। मतलब बीच में समझिए हम लोग स्टार्ट किए थे ऐसे, कंप्रेसर से गाड़ी खोली गई थी, फिर बाद में हुआ कि अब इलेक्ट्रिकल मोटर डाल दिया गया। छोटे छोटे जो जेट इंजन होते थे, जेट इंजन जब बड़ा होने लगा तो फिर से हम लोग को वापस एयर में आना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इसे नहीं संभाल सकता। लेकिन अभी कोशिश की जाए, जैसे कि हमारी गाड़ी के डेवलपमेंट में आप देखिए, स्कूटी में तो आप लोगों के पास शायद हो भी सकता है कि पहले स्कूटी में होता था कि एक अल्टरनेटर कॉइल होता था और एक स्टार्टर मोटर होता था। अब दोनों को फेंक दिया गया, उसमें शांति से एक बीएलडीसी लगा दिया गया, वो आपका जनरेटर के तौर पे बिहेव करता है, और जब उसे स्टार्ट करना तो मोटर के तौर पे बिहेव करता है, जो वह ब्रशलेस एसी जनरेटर जो लिखा रहता है। बस वही है, गाड़ी में भी वही किया जा रहा है कि अल्टरनेटर और जनरेटर दो अलग अलग चीज़ नहीं होना चाहिए, दोनों वेस्टफुल है, क्योंकि दोनों का फिजिकल काम एक ही है। घुमाओ किसी चीज़ को, या तो घूमो या तो घुमाओ, तो शांति से फेंको दोनों चीज़ को, एक मोटर जनरेटर यूनिट लगाओ। तो यहाँ पे भी प्लेन में भी वही करने की कोशिश की जा रही है। बड़े इंजन के साथ साइड इफेक्ट है कि ये लोग मुंह खोल के बोलते हैं भैया हमें कई मेगावाट में पावर चाहिए, तब जाके हम घूम पाएंगे, तब जाके उतना आरपीएम अचीव कर पाएंगे कि कंप्रेशन स्टेजेस जो हैं कंप्रेस ठीक से कर पाएँ। उसके बाद आप उसमें फ्यूल इंजेक्शन करेंगे, उसके बाद वो कंबस्शन सही कर पाएगा, तब जाके वो टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन वापस कंप्रेसर को चलाने लगेगा, तब ये फीडबैक लूप कंप्लीट होगा, तब जाकर इंजन स्टार्ट होगा। तो ये सब समझिए कि कोशिश की जा रही है कि हम लोग उसको शांति से करें, मोटर से करें। तो मोटर से फ़ायदा क्या होगा? अगर मान लीजिए कर पाते हैं आप, मान लीजिए आप किसी तरह इंजीनियरिंग में ऐसा मोटर बना लेते हैं जो मोटर जनरेटर यूनिट कर लेता है, वो एयर मोटर बहुत हल्का होता है, तभी तो उसको इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट उसका पाइपिंग बहुत वजन डालता है। आपका मोटर सही है, मोटर इतनी सुन है, वो बहुत टॉर्क देता है, बल्ले बल्ले। उसको पाइप जो है पूरा प्लेन में आपको घुमाने में, उसी में आपका बहुत वेट ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग मोटर जनरेटर यूनिट डाल देते हैं एक यूनिट में, तो सारा काम सॉल्व हो जाता है, कंप्रेसर एयर का दिक्कत खत्म हो जाता है और इंजन स्टार्ट स्टॉप करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए सुपर हाई डेंसिटी मोटर जनरेटर यूनिट, यानी कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब लीटर में अगर नापेंगे तो 60 लीटर से कम का साइज़ है ये 2.5 मेगावाट का है। और ये छोटे फाइटर जेट के लिए है, ये 6th जनरेशन फाइटर जेट जो रोल्स रॉयस अभी काम कर रहा है, उसके लिए ये बनाया जा रहा है, समझ लीजिए इंजन का। और इससे कोशिश किया जाएगा कि आने वाले टाइम में एविएशन में एपीयूज़ में ये लगा के ट्रायल करेंगे, फिर इसे मेन इंजन में लगाया जाएंगे। और ऑब्वियसली मेन इंजन में शायद इससे भी बड़ा लगाएंगे, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा। पहला, ये एयर का सिस्टम हटा दिया जाएगा, या इमरजेंसी के लिए रख दिया जाएगा कि ग्राउंड से अगर कभी स्टार्ट करना पड़ जाए तो रख दिया जाए इमरजेंसी के लिए। और जो जनरेटर यूनिट है वो भी हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है। स्टार्टर और जनरेटर जब दोनों एक ही जगह पे काम करें, बहुत सारा पार्ट्स हट जाएगा। पार्ट्स का संख्या जितना आप कम करेंगे, मेंटेनेंस उतना आसान होगा, मेंटेनेंस जितना आसान होगा, इफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो यही इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ा चेंज यही होगा। यहीं पे सारा इंजीनियरिंग अभी किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर किसी तरह से बनाओ कि जेट इंजन आपका धड़ाक से स्टार्ट हो सके। जैसे अगर आप लोग टॉप गन मैवरिक देखेंगे तो उसमें एपीयू स्टार्ट, उसके बाद इंजन स्टार्ट किया जाता है। वो हम लोग को शायद करने की ज़रूरत ना पड़े अगर ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, क्योंकि बैटरी थोड़ा देर के लिए तो इसको पावर दे ही सकता है। तो देखिए ये सब टेक्नोलॉजी कैसे, ये मतलब समझिए, ये सब बैकग्राउंड चीज़ है जो आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आने वाला अगर प्लेन ये सबसे चलने लगा, बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मतलब प्लेन आराम से निकलेगा, जाएगा, रनवे पे आना शुरू होगा, तब जाके इंजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई अरे स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल भरोसा है आपका। आखिरी बार कब सोचते थे कि भैया गाड़ी चालू करेंगे, चालू होगा कि नहीं? हमेशा चालू हो जाता है। तो वही इलेक्ट्रिकल वहाँ पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं आप और हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन फ्लाइट वाईफाई। तो यहाँ पे समझिए कि
एक प्लेन के अंदर है ना, बचपन में काफ़ी लोग को लगता है अरे मैं प्लेन में जाऊँगा, खिड़की से बाहर देखूँगा, बहुत खुश रहूँगा। 1-2 बार अच्छा लगता है, मैं भी कर चुका हूँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाता है कि भैया घूम फिर के सील्ड ट्यूब है और उसके अंदर आप बैठे पड़े हैं 2-3 लोगों के बीच में खो के। तो बहुत एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब बोरिंग होने लगता है। विंडो सीट के साथ भी, मेरा तो विंडो सीट मैंने ऐसा लिया था कि भैया मुझे इंजन दिखता रहे, बाद में समझा कि ये सबसे गलत आइडिया था, क्योंकि इंजन बहुत बड़ा एरिया छेक लिया था ना, मुझे को आगे वाला अब लेना सीट कि भैया मुझे खाली देखने दो, ज़मीन दिखे। इंजन 1-2 बार अच्छा लगता है, बाद में बोरिंग लगने लगता है। तो हिसाब वही है कि सबको बोरियत होती है, और खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस जो आप बात कर रहे हो, जहाँ पे आप ओवरनाइट समुद्र के ऊपर चल रहे हो, आप देखोगे भी तो क्या देखोगे? तो वहाँ पे आपको चाहिए वाईफाई। वाईफाई डालने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन होता है एयर टू ग्राउंड, यानी कि प्लेन के नीचे वाले सेक्शन में इस तरह के एंटीनास लगाए जाते हैं। ये इंडिया में शायद बहुत अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के ये समझिए मोबाइल टावर से ही सिग्नल रिसीव करता है। इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा मोबाइल टावर है, बहुत ज़्यादा मोबाइल टावर है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सारे, जैसे इंडिगो हो जाए या स्पाइस जेट हो जाए। जैसे स्पाइस जेट उसमें काम कर रहा है, इनविल हब मोटर पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर के तौर पे हैं। तो पता है अगर वो कर लिए और इंडिगो से पहले कर लिए तो इंडिगो की बैंड बजाने लगेंगे वो। तो ये इन फ्लाइट जो एंटरटेनमेंट देने के लिए वाईफाई से अगर कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी काफ़ी फ़ायदा होगा पब्लिक को। इंडिया में अच्छा से काम कर रहा है। साइड इफेक्ट होता है इसके, स्पीड ज़्यादा नहीं होता जो आप ग्राउंड से कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल टावर बना नहीं है कि ऊपर के डायरेक्शन में सेंड करे सिग्नल, और अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में एम करके भी बनाते हैं तो भी आपको 2-3 एमबीपीएस ही मिलेगा। और रहा बात 2-3 एमबीपीएस मॉडेम में आ रहा है, वो जितने कस्टमर है सबको बटेगा, तो मतलब आपका सबका व्हाट्सएप ही चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरा है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से चलाना, ये हो गया आपका बेसिक ऑप्शन। बेटर ऑप्शन होता है कि मतलब प्लेन के ऊपर सैटेलाइट डिश लगाई है। अब रहा बात कि इसको करने के लिए बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी एक्टिव है, जैसे कि क्वांटस में अगर आप अभी ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, आपको वाईफाई मिल जाएगा, और बहुत सारे और फ्लाइट्स में भी देने लगे, तो वो सब सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं। साइड इफेक्ट है कि अभी कोई सी उतने के पास उतना बड़ा सैटेलाइट है ही नहीं, सैटेलाइट इकोसिस्टम नहीं है कि वो ढंग से स्पीड देखे, सिवाय स्पेसएक्स को। और स्पेसएक्स रिसेंटली अनाउंस किया कि हम देने लगेंगे इन फ्लाइट वाईफाई सिस्टम के लिए, हम आपको किट दे रहे हैं। ये किट आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके प्लेन में लगा के दे देगा, और आप इंजॉय मारिए। और वो उसका फ़ायदा है कि ये बहुत हाई स्पीड दे सकते हैं, 100 to 200 एमबीपीएस वो दे सकते हैं। और उसके बाद ये आपका वाईफाई ऑन बोर्ड आपको हर जगह देखने मिलेगा, क्योंकि स्पेसएक्स के पास वो इकलौती कंपनी जिनके पास इतने सैटेलाइट्स हैं, इतना ज़्यादा नेटवर्क सैचुरेट, बोल रहे बाकी सब बोल रहे हैं हमारे पास 100 सैटेलाइट है, स्पेसएक्स बोल रहा है भाई हमारे पास 4000 है। तो वही वाली बात हो जाती है कि स्पेसएक्स इसको एक्चुअली कर सकता है कि आने वाले टाइम में हर प्लेन के ऊपर इसका एंटीना लगाओ और आराम से पैसा छाड़ो। और यहाँ पे समझिए स्पेसएक्स के पास कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि पता है दूसरे जो सबसे नज़दीकी है वो भी कहते हैं हमारे पास सिर्फ 100 है, और ये 4000 पहुँच गए। और एयरलाइंस कस्टमर एज ए कस्टमर बहुत अच्छा कस्टमर होता है, क्योंकि वो लोग पैसा में घोटाला नहीं करेंगे, आपको साल भर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और कहीं कुछ नहीं करेंगे बिल में। तो चाहता है स्पेसएक्स, चाहता है उस तरह का से। और इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है, जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि स्पेसएक्स के पास टाइम बहुत छोटा है। अगर वो स्पेसएक्स बहुत टाइम लगाता अपना नेटवर्क को फुल्ली डिप्लॉय करने में, हो सकता है कि देखते-देखते जो शहर में वो सोच रहे थे कि कस्टमर मिलेगा, देखते वहाँ कोई कंपनी बोला यार स्पेसएक्स 1-2 साल में आ जाएगा, तो हम फाइबर बिछा देते हैं। जहाँ फाइबर बिछा काम खत्म सर, आप फिर के पिट जाइएगा, आप कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते। रूरल एरिया, कितने लोग हैं ही रूरल एरिया में, रूरल एरिया को रूरल एरिया इसी के लिए बोलते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कर ही कुछ नहीं सकते। और मतलब आपके पास सिर्फ सैटेलाइट इंटरनेट है, और वो भी सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे स्पेसएक्स को दबा के पैसा आएगा। तो इस पे काफ़ी मेहनत बैकग्राउंड में चल रहा है। ये इंडिया में कौन सा एक कंपनी है स्टार्ट की है, ना तो इस इंडिगो है ना तो स्पाइस जेट है, लेकिन एक कंपनी कोशिश की है, लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया में लोग खरीद नहीं रहे हैं उसको। देखिए इन फ्लाइट वाईफाई, ये एक टाइम के बाद आप लोग ध्यान नहीं दोगे कि बस होगा, ये ऐसा चीज़ हो जाएगा जो फ़ोन निकालेंगे हो जाएगा इन फ्लाइट वाईफाई। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ बताया जो थोड़ा सा, जैसे इन व्हील मोटर है जो हमारा पोल्यूशन थोड़ा सा कम करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंप्रूवमेंट वो थोड़ा सा पोल्यूशन कम करेगा, लेकिन मेन कार्बन आउटपुट तो आपका अभी भी है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए सीवीड बायोफ्यूल। तो यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कर दूँ, बैटरी से जंबो जेट नहीं चल सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं बैटरी से कल जंबो जेट चलाने वाला हूँ, वो कुछ गंदा फूक रहा है, और मुझे उसके सप्लायर से मिले, मैं भी फूकना चाहता हूँ भाई ऐसा चीज़। दूसरा, हाइड्रोजन से चलाएंगे, नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें डेंसिटी नहीं है, स्पेलिंग गलत कर दिया बैटरी और हाइड्रोजन दोनों में डेंसिटी नहीं है कि वो जंबो जेट का लोड ले सके। और 2 इंजन वाली बात करो, 4 इंजन तो छोड़ ही दीजिए, होना ही नहीं है, फिजिक्स ही नहीं अलाउ करता। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्या छोटा प्लेन बनाया जैसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट बैटरी से, वो अभी मिलता है, आप अभी खरीद सकते हो। थोड़ा सा बड़ा 5-10 पैसेंजर, मे बी 20 पैसेंजर बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, बट ट्राई कर सकते हो छोटी डिस्टेंस के लिए। लेकिन जहाँ आप 100 पैसेंजर पे आए, नहीं सर जी, होना ही नहीं, ना हाइड्रोजन कर पाएगा ना तो ये बैटरी कर पाएगा। तो क्या करें? क्या मतलब हमें बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है सीवीड बायोफ्यूल। क्यों मैं सीवीड बायोफ्यूल बोलता हूँ? क्योंकि ये इकलौती टेक्नोलॉजी इससे स्केल अप कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं है। जैसे काफ़ी लोग जट्रोफा से क्यों नहीं निकाल लेते, लाइक कहाँ से रोपोगे 10-20 करोड़ टन जो चाहिए होगा, कहाँ से?
मतलब समझ रहे हैं? जो अमाउंट चाहिए, जो अमाउंट कंज़म्पशन है हमारे एविएशन का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक्सपेरिमेंट के लिए 1-2 सौ चलाना अलग बात होता है, लेकिन आपको पूरा एविएशन को शिफ्ट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि उतना बड़ा जगह कहाँ से है जहाँ रोप सकेंगे, लगा सकेंगे, उसको माइन कर सकें, नहीं कर सकते। सीवीड आप कर सकते हो क्योंकि समुद्र में उतना बड़ा जगह खाली है, वहाँ पानी है, वहाँ एक ही चीज़ की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है और सीवीड बना है, वो उसी चीज़ के लिए बना है कि भैया उसे पानी से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसे समुद्र का खारा पानी से कोई दिक्कत है, वो उसी के लिए बना है। इसीलिए बार-बार मैं सीवीड के बारे में पीछे जाता हूँ। इसलिए मुझे गुस्सा लगता है जब बैटरी और हाइड्रोजन के पीछे लोग भागते हैं। भैया बनाओ कहाँ से बिजली उसके लिए? और सीवीड किस पे चलता है? सोलर एनर्जी पे। आपको बस सरफेस एरिया देना है, उसको ग्रो करना है। सोलर एनर्जी सारा काम करता है और बायोलॉजी आपका इसका जितना मेन इंजीनियरिंग है सॉल्व करके बैठा हुआ है। और सीवीड का सबसे बड़ा ये दूसरा फ़ायदा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ से एनर्जी ला सकते हो। दूसरा कि कोई भी आपको प्लेन में चेंज नहीं करना है। ये जो आप जैसे देख रहे हो प्लेन में ठप्पा लगाया है, बायोजेट है, अबू धाबी फ्लाइट प्लाट टू सस्टेनेबिलिटी है। दूसरा इंडिया में भी स्पाइसजेट ही किया है। स्पाइसजेट बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बहुत सारी कंपनी की है, वर्जिन गैलेक्टिक भी किया है, एयर फोर्स भी कर चुका है। तो बात है कुछ चेंज क्या? नहीं, ये सिर्फ ठप्पा है। क्योंकि फ्यूल अगर ढंग से बनाया जा रहा है सीवीड से, वो फ्यूल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आप जो फॉसिल फ्यूल देखते हैं वो क्या है? यही सब ना बायो मैटर डिग्रेड किया हुआ है ना, कुछ नहीं है, बस आप फॉसिल फ्यूल को शॉर्टकट में निकाल रहे हो, मिलियंस ऑफ ईयर को शॉर्टकट में कर दे रहे हो। तो ये सीवीड इकलौता ऐसा चीज़ है जो इतना पावर रखता है कि भैया आपका जितना प्लेन है चलेगा और प्लस प्लेन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए आपको। जैसा जेट इंजन है, सेम जेट इंजन। अभी आप खरीद सकते हैं कंपनी, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल फ्यूल के तौर पे दाम उसका रहता है। आप अभी खरीद सकते हैं, किसी भी प्लेन में डाल सकते हो, प्लेन उड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए बोल रहे सीवीड पे जहाँ गवर्नमेंट ध्यान देने लगी, जहाँ और खासतौर पे वही देश अच्छे से कर सकते हैं जिसके पास सी बॉर्डर है, जैसे कि इंडिया। नेपाल नहीं कर सकता, उसका सी बॉर्डर नहीं है। भूटान भी शायद नहीं कर सकता है। वेस्ट बंगाल शायद थोड़ा हाथ पैर मार सकता है, पाकिस्तान थोड़ा हाथ पैर मार सकता है। तो इंडिया के पास ये फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा अगर हम लोग उठाते हैं तो आने वाले टाइम में सीवीड बायोफ्यूल से हमारा सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तब जाके एविएशन आराम से आपका कार्बन न्यूट्रल भी बना दिया जाएगा और जो मैंने माइनर अपग्रेड्स बनाए हैं उससे हमारा रेंज, माइलेज ये सब अच्छा होते चला जाएगा। ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्यूचर ऑफ एविएशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।